जय हिंद। एक क्लियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें गुप्त काल पढ़ लिए, उसके पीछे बहुत उदाहरण जैन धर्म के बारे में जाने तो उसको वीडियो देखेगा। उसके बाद अगला अब हम लोग पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल, समान ज्ञान जो कि क्रॉन बुक का, उसमें गुप्तोत्तर काल के बारे में आज हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। जिसमें सबसे पहले जानते हैं तो गुप्तोत्तर काल में क्या क्या हुआ, जिसमें जानते हैं तो 6ठी शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य क्या हुआ, पूर्णतः विभक्त हो गया, मतलब खत्म होने के कगार पर आ गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो उत्तर भारत फिर अपने अनेक राज्यों में बट गया, जिससे प्रमुख शक्तियां उद्भव हुआ निकला, जिसमें बल्लभी में मैत्रक वंश, पंजाब में हूणों का शासन और कन्नौज में मौखरी वंश और मालवा में यशोवर्मन का जन्म हुआ। मतलब गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के बाद ये समान साम्राज्य का उद्भव हुआ। उसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्धन राजवंश, जो कि पुष्यभूति वंश से है। तो पुष्यभूति ने यह वंश का संस्थापक था। तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। यह थानेश्वर, जिसको हरियाणा के अंबाला जिले में इसकी स्थापना किया। थानेश्वर में पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की। इसके कुछ शक्तिशाली राजा जैसे प्रभाकर वर्धन, यह वर्धन वंश के शक्ति प्रतिष्ठा का संस्थापक था। शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन माना जाता है? तो प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र, एक राजवर्धन और एक हर्षवर्धन हुआ, और पुत्र का जन्म हुआ, और तीसरा कौन थी? राजकन्या पुत्री का जन्म हुआ। प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो यशोमती थी, उससे कौन कौन सा पुत्री जन्म हुआ? तो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन जन्म हुआ एवं कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रह बर्मन से हुआ। राजश्री का विवाह किससे हुआ? तो कन्नौज का नरेश कौन था? ग्रह बर्मन, उससे राजश्री का विवाह हुआ। और राजवर्धन अपने पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ? राजगद्दी पर बैठा। लेकिन इसी समय मालवा का जो नरेश था देवगुप्त, उसने ग्रह बर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को कैद कर लिया। राजवर्धन क्या हुआ? अपने पिता की मृत्यु के बाद शासन पर राजगद्दी पर बैठा, और उसी समय मालवा के नरेश जो देवगुप्त था, उसने ग्रह बर्मन की हत्या कर दी। ग्रह बर्मन कौन थी? राजश्री से जो विवाह किया, कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रह बर्मन जो राजश्री से विवाह किया हुए थे, तो उसको देवगुप्त ने मार दिया, ग्रह बर्मन को, और वो राजश्री को क्या किया? कैद कर लिया, मतलब राजवर्धन की बहन को कैद कर लिया। तो राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया, लेकिन देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। मतलब राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया, लेकिन देवगुप्त के जो मित्र था वो कहाँ के शासक था? गौड़ के शासक कौन था? शशांक। शशांक ने क्या किया? धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद आता है हर्षवर्धन, जो कि 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली और यशस्वी सम्राट था। हर्षवर्धन था जो कि वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली और यशस्वी सम्राट था। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही वह विकट परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा। वह अपने को राजपुत्र कहता था और स्वयं का नाम शिलादित्य भी रखा। हर्षवर्धन अपने को राजपुत्र कहता था और स्वयं को क्या नाम दिया? शिलादित्य का नाम दिया अपने आप को। हर्ष ने अपने आचार्य दिव्यकार मित्र की सहायता से राजश्री की खोज की। राजश्री की खोज किसने की? हर्षवर्धन। किसकी सहायता से? आचार्य जो दिव्यकार मित्र थे उसकी सहायता से। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने किसको राजधानी बनाया? कन्नौज को राजधानी बनाया, जहां उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। और हर्ष को पूर्वी भारत में गौड़ नरेश जो कि शैव शासक राजा शशांक से मुकाबला करना पड़ा, और 609 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हुई। तब वह शत्रुता क्या हुआ? समाप्त हो गई। उसके बाद दक्षिण की ओर हर्षवर्धन के अभियान को नर्मदा किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका और हर्ष को पराजित किया। तो हर्ष को पराजित दक्षिण भारत में कौन किया? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। हर्ष के समकालीन कुछ शासक है जिसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले भास्कर बर्मन, यह कामरूप का शासक था। भास्कर बर्मन बर्मन वंश का शासक था। कामरूप का शासक कौन था? भास्कर बर्मन, जो कि बर्मन वंश का संस्थापक था। उसके बाद है पुलकेशिन द्वितीय, यह चालुक्य वंश का शासक था, और इसकी राजधानी कहाँ थी? कर्नाटक के आधुनिक जिला जो कि बीजापुर के जिले बदामी में थी। पुलकेशिन द्वितीय किसका संस्थापक था?
चालुक्य वंश का संस्थापक था। उसकी राजधानी कहाँ थी? कर्नाटक के, जो कि अभी आधुनिक बीजापुर के जिले बदामी में है। उसके बाद है गौड़ नरेश शशांक, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कर्ण सुवर्ण थी। शशांक की राजधानी कहाँ थी? कर्ण सुवर्ण थी। यह कट्टर शैव शासक था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। तो बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? ये क्वेश्चन आएगा कि बोधि वृक्ष को किसने कटाया? तो शशांक ने कटाया। गौड़ का जो नरेश शशांक था उसने बोधि वृक्ष को कटा दिया क्योंकि वह कट्टर शैव शासक था। उसके बाद है ध्रुव सेन द्वितीय, यह पल्लवी गुजरात का शासक था। हर्ष ने पराजित किया और हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी इससे कर दी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी? पल्लवी गुजरात के शासक से शादी कर दी, उसको पराजित करके। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीन के यात्री ह्वेनसांग, जो कि 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहे ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग 629 से 645 तक रहा। यह चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और वह नालंदा महाविहार, जिसको बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, में पढ़ने के लिए बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के उद्देश्य से भारत आया था। ह्वेनसांग भारत क्यों आया था? तो वो एक चीनी यात्री था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया और वह नालंदा महाविहार में पढ़ने के लिए बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के उद्देश्य से भारत आया था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा जाता है। ह्वेनसांग ने शूद्रों को क्या कहा? कृषक कहा। ह्वेनसांग ने शूद्रों को क्या कहा? कृषक कहा था। और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और नीति का पंडित एवं वर्तमान शक मुनि भी किनको कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को क्या क्या कहा जाता है? राजकुमार, मतलब यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग हुए, नीति का पंडित ह्वेनसांग, वर्तमान शाक मुनि, ये भी ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना संरक्षण प्राप्त किया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा क्या क्या अपना संरक्षण प्रदान किया। कर, हर्षवर्धन के काल में 3 प्रकार के करों को जानकारी प्राप्त होती है। मतलब हम लोग को जो हर्षवर्धन के काल में जो कर लिया जाता था वह 3 प्रकार के कर था, जिसमें पहला कौन है? हिरण्य कर, जो कि नगद कर है। दूसरा भाग है, कृषि उपज का 1/10वां भाग लिया जाता था। बलि, इससे के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं है। तो हर्षवर्धन के काल में 3 कर थे। वो 3 कर कौन कौन थे? एक तो हिरण्य कर, जो कि नगद था, नगद कर दिया जाता था। भाग, जो कृषि से उपजता था, उसका 1/10 भाग लिया जाता था। और बलि, बलि इसके बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं है। अब जानते हैं कुछ साहित्य के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। साहित्य कौन कौन था? तो हर्ष के दरबार में अनेक विद्वानों का निवास था, जिसमें मशहूर थे बाणभट्ट, मयूर और मतंग दीवार। ये हर्षवर्धन के अनेक विद्वान थे। उनके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में बहुत से विद्वान हुए, जिसमें सबसे पहले बाणभट्ट, मयूर और मतंग, ये थे मुख्य विद्वान थे। तो बाणभट्ट, जो कि हर्ष का दरबारी कवि था, उसने हर्षचरित्र कादंबरी की रचना की। हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने और कादंबरी की रचना भी बाणभट्ट ने किया। और मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। मयूर ने क्या रचना किया? सूर्य शतक की रचना मयूर ने किया। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की। हर्षवर्धन ने जो 3 नाटक लिखे वो कौन कौन थे? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद थे। हर्षवर्धन के 3 नाटक थे। उसके बाद आते हैं प्रयाग के महामोक्ष परिषद। प्रयाग के महामोक्ष परिषद के बारे में जानते हैं। तो हर्ष प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। इसमें प्रथम दिन बुध की, दूसरे दिन सूर्य की और तीसरे दिन शिव की पूजा की जाती थी और चौथे दिन दान दिया जाता था। ह्वेनसांग 6ठे परिषद में सम्मिलित हुआ था। प्रयाग के महामोक्ष परिषद में क्या क्या होता था? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा इसमें क्या क्या किया जाता था? 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। हर 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। तो किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। तो इसने जो प्रथम दिन था वह बुध की करता था उपासना, दूसरे दिन सूर्य की, तीसरे दिन शिव की पूजा करता था और चौथे दिन दान दिया जाता था। ह्वेनसांग 6ठे परिषद में शामिल हुए। प्रशासन में क्या क्या? हर्षवर्धन ने को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन न तो वह कट्टर था न ही पूरे देश का शासक था। उनका राज कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक सीमित था। हर्षवर्धन
जो कि अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह तो ना तो कट्टर थे और ना ही पूरे देश का शासक था। उनका राज मात्र कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक ही सीमित था। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जानते हैं, जैसे महाराजा या महासमंत, वो हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक को महाराजा या महासमंत कहा जाता था। सचिव या अमात्य या भुक्ति व मंत्री परिषद के मंत्री या प्रांत को कहा जाता था सचिव। ऊपरी या राष्ट्रीय भुक्ति का प्रशासक को ऊपरी या राष्ट्रीय कहा जाता था। ग्राम शासन का प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्राम पटलिक कहा जाता था। ग्राम पटलिक किनको कहा जाता था? ग्राम शासन के प्रधान को कहा जाता था। चाट या भाट किनको कहा जाता था? पुलिसकर्मी को चाट या भाट कहा जाता था। दंडपाशिक या दांडिक, पुलिस विभाग का जो अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक या दांडिक कहा जाता था। बृहदेश्वर, अश्व सेना का अधिकारी बृहदेश्वर, और बलाधिकृत पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत कहा जाता था। उसके बाद आते हैं नालंदा महाविहार। हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और हर्ष के समय यहाँ कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नालंदा महाविहार हर्षवर्धन के समय महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना और हर्षवर्धन के समय यहाँ कुलपति कौन थे? कहाँ के? नालंदा महाविहार के हर्षवर्धन के समय कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। और नालंदा महाविहार की स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम ने किया। हर्षचरित के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी: सिंहनाद मुख्य सेनापति, अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री था। स्कंदगुप्त हाथी या गज सेना का मुख्य अधिकारी था। कुंतल अश्व सेना का प्रधान अधिकारी था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।